हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 18 रहेगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और बताना है कि सही उत्तर कौन सा रहेगा। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे सही कौन सा है। चपचार कूट त्योहार, तो क्या ये मिजोरम का है? आप कहेंगे जी हाँ, ये त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है और ये त्योहार कृषि से संबंधित है। चपचार कूट त्योहार कृषि से संबंधित है और मिजोरम में फरवरी मार्च के आसपास ये मनाया जाता है। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए गए होते हैं। बीजों की बुआई शुरू करने से पहले के खाली समय में ये त्योहार मनाया जाता है। चपचारकूट मिजोरम के कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठीक है, और दूसरे जो है मिजोरम में मनाए जाने वाले त्योहार, अगर हम उनके नाम लिखें तो एक का नाम आता है मीमकुट, मीमकुट त्योहार, पावलकुट त्योहार, और एक आपसे ये पूछा ही गया है चपचारकूट त्योहार। तो ये 3 त्योहार जो है वो मिजोरम में मनाए जाते हैं। किससे संबंधित हैं? कृषि के फसल चक्र से संबंधित हैं ये तीनों के तीनों त्योहार। ठीक है, अब आप देखने का प्रयास कीजिए दूसरा पॉइंट, खोंगजाम परबा गाथा गीत, क्या ये मणिपुर से संबंधित है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मणिपुर से ही संबंधित है। जब हम बात करते हैं इस खोंगजाम परवा गाथा गीत के बारे में, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ढोलक, ढोलक का प्रयोग करके गाया जाता है, यानी कि ये एक गायन शैली है जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीरों की कहानियां हैं। इसमें इस प्रकार की कहानियां हैं कि किस प्रकार के मणिपुरी योद्धा इस धरती पर हुए थे और उन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये मणिपुर से ही संबंधित है। अब तीसरा कथन देखने का प्रयास करेंगे, थांगटा नृत्य, तो क्या ये सिक्किम से संबंधित है? आप कहेंगे जी नहीं, ये सिक्किम से संबंधित नहीं है। थांगटा नृत्य जो है ना वो मणिपुर से संबंधित है, सिक्किम से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखने में लग रहा है कि ये नृत्य है, लेकिन वैसे ये एक प्राचीन युद्ध कला है। युद्ध कला, मणिपुरी भाषा में थांग का मतलब क्या होता है? तलवार। ठीक है, तलवार। और टा का मतलब क्या होता है मणिपुरी भाषा में? उसका मतलब होता है बर्छी। थांगटा यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों से भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर की थांगटा युद्ध कला मणिपुर की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में से एक है। और वैसे आपने मणिपुर की प्राचीन कला का नाम सुना होगा, एक नाम है उस कला का हुएन, हुएन लालोंग। तो मणिपुर की इस प्राचीन मार्शल आर्ट का ही एक ये अपभ्रंश आप कह सकते हैं, थांगटा। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें थांगटा के बारे में, तो थांगटा मणिपुर के मैत्री समुदाय में ज्यादा प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि दूसरे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग वहां पर मैत्री समुदाय द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना था कि कौन सा सुमिलित सही हो रहा था। तो पहला भी हो रहा था क्योंकि मिजोरम में है, बिल्कुल ठीक बात। खोंगजाम प्रभा गाथा गीत ये भी मणिपुर में था। तो पहला और दूसरा यानी कि एक और दो, केवल एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। ठीक है ना, तो जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। बोगास कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ये बोगास कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कही गई है। तो दूसरा ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक है। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में हमें ऋग्वेदीन कालीन जो है ना देवता, जैसे हम इंद्र की बात करते हैं, ऋग्वेदिक कालीन देवता है इंद्र, वरुण देवता की बात करें, मित्र की बात करें, या फिर नासत्य देवता की बात करें, इन देवताओं का उल्लेख मिलता है हमें बोगासकोई अभिलेख में। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये तो हमें एशिया में मिला है, इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि वैदिक आर्य जो थे, जिन्होंने यहाँ पर आर्य परंपरा शुरू की, शायद वो ईरान से आए होंगे, है ना। आर्यों को लेकर अलग अलग विचार दिए जाते हैं। जैसे मैक्स मुलर का नाम लिया जाए तो मैक्स मुलर का क्या कहना है, मैक्स मुलर का कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जब हम बात करते हैं स्वामी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे, ठीक है। और स्वामी संपूर्णानंद जो है, उनका कहना है कि वो अल्पास पर्वतीय क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का जो स्थान था वो आर्कटिक रीजन था। बाल गंगाधर तिलक, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं, हाँ जी, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक रीजन से आए थे। और एक नाम आपने और भी सुना होगा, पी गाइल्स, पी गाइल्स। अब पी गाइल्स के अनुसार आर्य कहां से आए थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में बता दीजिए मेरे को, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जिन्होंने दूसरा टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है, एशिया में मिला है हमें, और यहां से ऋग्वैदिक कालीन जो देवी देवताओं के नाम है वो वहां पर मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था एक बार, और बीपीएससी में भी पूछा गया था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। काबुली बाग मस्जिद भारत के किस प्रांत में स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। जिन्होंने लिखा होगा ना हरियाणा, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया। बाबर ने क्यों करवाया था इसका निर्माण, इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझने का प्रयास करेंगे। 1526 में आपको पता है पानीपत की एक लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे हम पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। और ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी नाम आप लिख दीजिए यहाँ पर, और वर्सेस में कौन थे, बाबर। कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया, और मुख्य दो तोपची बताए जाते हैं, अली और मुस्तफा। बाबर ने एक अच्छी रणनीति से बारूद का प्रयोग और तोपों का प्रयोग करते हुए इस युद्ध को जीत लिया, और इब्राहिम लोधी की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहां बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है, हरियाणा में ही, पानीपत में। तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 से 1526 तक रहा, और बाबर ने फिर यहाँ पर क्या किया, सत्ता जमा ली, इब्राहिम लोधी को मार दिया, और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। इस बाबर ने क्या किया, इस बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के उपलक्ष्य में काबुल में सिक्के बंटवाए शाहरुखी नाम से।
शाहरुखी नाम के सिक्के बंटवाए काबुल में, एक काम ये किया। और अगले साल 1527 में इसी युद्ध की जीत की खुशी में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, और कहा जाता है कि इस मस्जिद का नाम उसने अपनी बेगम, काबुली बेगम के नाम पे रखा। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये जो है ना, ये पानीपत में है ये मस्जिद, अभी ऐसी दिख रही है। यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे, पानीपत हरियाणा, जहां पे ये लड़ाई हुई थी, जहां पे बाबर ने लड़ाई जीत ली थी, लोधी वंश को समाप्त कर दिया था, और काबुली बेगम के नाम पे इस मस्जिद का नाम रखा काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान सा है। जब हम बात करते हैं ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के बारे में, डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल रहा। इसी डलहौजी को जाना जाता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प नीति लेकर आया था ये डलहौजी, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को इसने हड़प लिया। अगले साल 1849 में जैतपुर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है उसे अपने राज्य में मिला लिया। 1849 में ही हड़प नीति का शिकार संबलपुर को बनाया जो उड़ीसा में पड़ता है। 1850 में बाघाट को, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली 1855, अवध 1856। तो जब तक ये डलहौजी यहाँ पर कार्यरत रहा तब तक ये कोई ना कोई राज्य हड़पता ही रहा। और हड़प नीति के लिए इसने क्या कहा कि अगर आपका कोई खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि आपकी खुद की संतान नहीं है, तो वो योग्य नहीं है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो उन्होंने बच्चा गोद लिया था, उनकी खुद की संतान जो है ना नहीं थी, तो इसी वजह से उनका जो साम्राज्य था वो भी हड़प लिया था ना। अब थोड़ा सा और अगर डलहौजी के बारे में बात की जाए, इस डलहौजी के समय की और मुख्य घटनाएं कौन सी है, तो दूसरा आंगल सिख युद्ध हुआ था, इसके बारे में आप जानते ही हैं। दूसरा आंगल सिख युद्ध ये 1845-46 की बात है, जब अंग्रेजों के बीच में और सिखों के बीच में लड़ाई लड़ी गई। तो ये डलहौजी के कार्यकाल के समय की बात है, एक पॉइंट। और निचले ब्रह्मा का अधिग्रहण हुआ था 1852 में, ये भी इसी से संबंधित है। वुड डिस्पैच की बात करते हैं, वुड डिस्पैच कब की बात है, ये 1854, तब भी कौन सा था, यही डलहौजी था। और 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, डलहौजी को कहा जाता है। और कहा जाता है कि PWD यानी कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी, डलहौजी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी अगर पॉइंट आप लिखना चाहें तो विलियम बेंटिक के बारे में लिखें। तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1828 से 1835 तक रहा। इस विलियम बेंटिक के बारे में अगर बात करें तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा। 1833 के अधिनियम के पारित हो जाने के बाद वो पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। तो ये प्रथम भारत का गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है, ऐसे आपको बात ध्यान में रखनी है। इसी विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था, आपको ध्यान में हो, है ना। तो अब हम जब बात करते हैं रिपन के बारे में, रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। इस रिपन की बात करते हैं तो ये तो भारत का वायसराय बनकर आया था, है ना, भारत का वायसराय बनकर आया था। जब इस रिपन के समय की बात करते हैं तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था इसने 1882 में।
पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लेकर आया, यही रिपन। और इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित कौन सा वायसराय रहा, तो भी इस रिपन का नाम आता है, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है ना, जिस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को शक्तियां दी गई थी कि वो अंग्रेजों का भी मुकदमा सुन सकते हैं, है ना। अंग्रेजी जो अगर कोई चोरी चकारी करते हैं या फिर कोई अपराध करते हैं अंग्रेज व्यक्ति, उनका मुकदमा भारतीय न्यायाधीशों को सुनवाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन फिर अंग्रेजों ने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई भारतीय हमारी ऊपर मुकदमा क्यों सुनाएगा। तो फिर ये विवाद में बदल गया, इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत विद्रोह भी बोल देते हैं एक तरीके से, क्योंकि सभी अंग्रेजों ने विरोध किया था और मजबूरन फिर इसे वापस भी लेना पड़ा। कर्जन के समय की बात करते हैं तो कर्जन के बारे में तो बखूबी जानते हैं आप, 1899 से 1905 तक रहा। इसके समय की कुछ मुख्य बातें अगर ध्यान में हो तो 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई थी, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, 1904 में कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, इसी कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ नहीं था। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मुवेंद वेलन ये एक यज्ञ का नाम नहीं है, ठीक है, ये चोल साम्राज्य से संबंधित एक शब्द है जो चोल साम्राज्य के लोग यूज किया करते थे। अब हम जब बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था, शांति स्थापित करने के लिए करवाया जाने वाला यज्ञ था, ये शांति स्थापित करने हेतु वाजपेयी यज्ञ करवाते थे राजा महाराजा। फिर जब राजसूय यज्ञ की बात करते हैं तो जब किसी राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ करता था उस समय के आसपास ये राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता था, जब किसी राजा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता था तो शक्ति प्रदर्शन हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। जैसे भगवान राम जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना। उनके अश्व का मतलब क्या है, घोड़ा, है ना, घोड़े को छोड़ दिया जाता था खुला। मान के चलो ये ए राजा है, ए राजा का नाम है और राजा चाहता है कि अपने घोड़े को मैं छोड़ दूं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं। शक्ति का प्रदर्शन कैसे, तो जब ये घोड़े को छोड़ देंगे तो घोड़ा कहीं ना कहीं विचरण करता चला जाएगा। अगर उस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा, इसका मतलब क्या है, राजा ए जो है उससे सब डरते हैं, ए राजा सबसे शक्तिशाली है। अगर ए राजा ने घोड़ा छोड़ा है, अगर किसी ने पकड़ लिया, मान के चलो किसी बी राजा ने घोड़ा पकड़ लिया, तो फिर ए और बी दोनों की लड़ाई होगी और फिर इसमें से जो जीतेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन जब हम भगवान राम जी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उन्होंने जो घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े को किसने पकड़ लिया था, उनके दो बेटे थे लव और कुश। लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, फिर आपस में आपको पता है लड़ाई हुई थी। पहले उस घोड़े को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण जी गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी को हारना पड़ा। फिर वापिस ही उन्होंने आके राम जी को बताया कि इस प्रकार से दो बच्चे हैं जो घोड़े को नहीं छोड़ रहे। फिर राम जी गए थे और फिर उनके बीच में थोड़ा सा टकराव भी हुआ और फिर बातें क्लियर भी हुई, है ना। इस प्रकार से कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। और भी अगर हम शुंग वंश की बात करते हैं, शुंग वंश, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य को मार के शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ मौर्य के यहाँ पर सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना, तो अश्वमेध यज्ञ।
अब इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? वेदोत्तर काल का मतलब क्या है? वेद प्लस में उत्तर, यानी कि जिस समय वेद रचे गए उस वेद रचने के समय के बाद का समय, यानी कि वेदों की रचना हुई उसके बाद में कौन सी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ जी, ये ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है जब हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है? उसमें 4 फेरे होते हैं। आपने शादियां होती हुई देखी होंगी। तो पहला फेरा होता है धर्म, धर्म का फेरा है ना। इसमें क्या होती है? कन्या जो है वो आगे आगे चलती है, कन्या आगे चलती है। कन्या कहती है अपने वर को, यानी कि पंडित बोलते हैं वैसे तो, लेकिन कन्या की तरफ से, तो कन्या का कहना है कि मैं, वर को बोलती है क्योंकि वर पीछे पीछे चलता है, तो वर को बोलती है कन्या कि मैं धर्म के रास्ते पर आपकी सहयोगी बनी रहूंगी, इसके लिए मैं आपका आगा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। फिर दूसरा फेरा शुरू होता है। उस दूसरे फेरे को क्या? अर्थ। अर्थ यानी कि अर्थव्यवस्था, धन संपत्ति से संबंधित। इसमें फिर कन्या फिर आगे आगे चलती है और वर जो है वो पीछे पीछे चलता है। कन्या का कहना होता है कि मैं आपकी धन संपत्ति को बढ़ाने में सहयोगी रहूंगी, इसके लिए मैं आपका आगा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो वर इसमें भी पीछे पीछे रहता है। फिर तीसरा फेरा जो होता है वो काम। काम यानी कि यहाँ पे आप वासना से संबंधित, यानी कि परिवार बढ़ोतरी, ठीक है, यानी वंश परंपरा से संबंधित आप ये कह सकते हैं। तो कन्या इसमें भी आगे आगे चलती है और कन्या कहती है कि मैं आपकी इस वंश परंपरा को बढ़ाने में सहयोगी रहूंगी, इसके लिए मैं आपका आगा करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो इसमें भी वर पीछे रहता है, कन्या आगे रहती है। तो ये तो हुए 3 फेरे, ठीक है। जब चौथे फेरे की बात करते हैं, मोक्ष की बात है ना, मोक्ष, ये चौथा फेरा होता है। इसमें वर आगे हो जाता है और कन्या जो है वो पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 फेरे होते हैं परंपरा के अनुसार। लेकिन फिर आपके मन में आ रहा होगा कि फेरे तो हमने तो 7 देखे हैं। तो ये तो अभी लोक नियति में 7 फेरे होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से फेरे 4 ही होते हैं। अपने माता पिता से पूछ लेना, या फिर आप कभी फेरे होते हुए देखेंगे तो उसमें तो 7 ही मिलेंगे आपको, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुष्टय हैं, ये वेदों की रचना के बाद के समय में ये परंपरा शुरू हुई। और देख लीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो है ना चतुष्टय, ये भी वेदोत्तर काल में शुरू हुए। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे इसमें क्या कहा गया है, ये जो 4 हैं ये क्या है? ये है जीवन के पड़ाव, जीवन के पड़ाव, यानी कि आपको जब से आपको समझ में आने लग जाए, समझ से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। 25 साल से लेकर 50 वर्ष की आयु आपकी गृहस्थाश्रम की होनी चाहिए, यानी कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। अपनी विवाह की जो प्रणाली है उसे शुरू करते हुए अपना जीवन, वैवाहिक जीवन बड़े बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। तो 50 से लेकर 75 साल की उम्र में आपको वानप्रस्थ की बात बताई गई है कि इसमें क्या है, कुछ चीजें जो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे वानप्रस्थ में। और 75 साल से लेकर बाकी की जो उम्र बचती है तो उसमें आपको क्या है, सन्यासी बन जाना है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में भी आप ये सोचो कि हमें और धन संपत्ति कमानी है। अब आपका क्या है, विश्राम करने का समय है, राम नाम लिया करो इस उम्र में। तो ये जो चतुष्टय है ना, 2 प्रकार के चतुष्टय हैं, ये वेदोत्तर काल में आए आपके सामने। तो इसमें पहला ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी कि केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 जिन्होंने ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया सभी ने। आपका यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार,
1994 में। ठीक है जी, तो चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सा ब्रिटिश अधिकारी कार्यरत था? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, जल्दी से बता देंगे। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना वेल्जली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वेल्जली का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1798 से लेकर 1805 तक रहा वेल्जली का समय। और जब हम बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये युद्ध कब हुआ था? ये तो 1799 में हुआ, यानी कि उससे एक साल पहले वेल्जली की एंट्री हो चुकी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान की मृत्यु, और अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई थी। तो उस समय यही वेल्जली का समय चल रहा था। वेल्जली के समय की और अगर हम कुछ पॉइंट देखें तो आप कहेंगे यही है वो व्यक्ति जो सहायक संधि लेकर आया था। सहायक संधि, सबसे पहले सहायक संधि पर साइन किसने किए थे? हैदराबाद ने। और इसके समय में एक युद्ध हुआ था मराठाओं के साथ। वो जो युद्ध था वो मराठाओं के साथ दूसरा युद्ध था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये कब की बात है? तो ये 1803 से 1805 तक चला मराठाओं के साथ दूसरा युद्ध, यानी कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तब भी वेल्जली का ही समय चल रहा था। और उससे पहले की बात करें तो यहां पर किसका टाइम था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1786 से लेकर कब तक रहा? 1793 तक रहा कॉर्नवालिस। इस कॉर्नवालिस के समय में मुख्य घटनाएं कौन सी है? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब किया गया? 1793 में। तब कौन सा था? यही कॉर्नवालिस था। तीसरा मैसूर युद्ध जो हुआ था ना, थर्ड मैसूर युद्ध, वो जब हुआ तब कॉर्नवालिस का टाइम चल रहा था। और चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय में वेल्जली की एंट्री हो चुकी थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस मिंटो प्रथम के बारे में, मिंटो प्रथम जो था वो कब तक रहा? तो इसमें आप लिखेंगे 1807 से लेकर 1813। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई थी जिसे हम अमृतसर की संधि कहते हैं, अमृतसर की संधि। और 1809 में हुई थी ये संधि। इसमें सिखों ने कहा था कि महाराजा रणजीत सिंह की तो मृत्यु हो चुकी है, हालांकि वास्तविक रूप से इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ये जो संधि थी ये सिखों के समर्थन में नहीं रही, यानी कि इन्हें बहुत सी चीजें जो हैं वो गंवानी पड़ी इस संधि की वजह से। तो इसीलिए कहा था उन्होंने नाराज होकर। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया इसके समय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया इसी के समय में। 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ था और 1780 से 84 तक चला दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो भी इसी हेस्टिंग्स के समय की बात है। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु जो थे वो हमने कवर किए इस क्वेश्चन से संबंधित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैतांत्रिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे, क्या ये बात ठीक है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्वतांत्रिक और समितीय जैन धर्म के नहीं बल्कि बौद्ध मत से संबंधित है। ठीक है ना, तो पहला तो कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देख लीजिए, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये बात ठीक लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वास्तिवादी, सर्वास्तिवादी विचार ये किस परंपरा का है? ये भी बुद्धिज्म का है, यानी कि बौद्ध परंपरा का ये विचार है। इसका संधि विच्छेद करो, सर्व प्लस में अस्ति, है ना, अस्ति यानी कि है, सर्व यानी कि सभी, और सभी है मतलब
भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य में भी है। यानी भविष्य, वर्तमान, भूतकाल में है ये। तो तीनों कालों से इसका तात्पर्य लिया गया है। इसकी मान्यता है कि ये फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि सदैव विद्यमान रहते हैं, चाहे भूतकाल की बात हो, वर्तमान की हो, भविष्य की हो। तो इस प्रकार जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, केवल दूसरा उनका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहला कथन तो गलत था। स्वतांत्रिक तो बुद्धिज्म से संबंधित है, समितीय भी बुद्धिज्म से संबंधित है। तो केवल दो सत्य हैं, बाकी असत्य हैं। ठीक है जी, तो आपको यहां तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस सीरीज की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, वहां पर आप चेक कर लीजिए अपने इस ग्रैंड मास्टर 360 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी, नमस्कार।